समरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, किस हेडिंग्स में हमने ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ना है। पहले मैं वो हेडिंग दिखा दूं, कुछ हम कर चुके हैं, कुछ आज करना है। तो सबसे पहले रिएक्शंस में हमने ड्यू टू दिस बॉन्ड फिशन पढ़ी थी प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में, जिसमें हमने एसिडिक कैरेक्टर का पूरा डिटेल ले लिया। इट इज डन। फिर हमने पढ़नी शुरू की थी ये वाली प्रॉपर्टीज। इफ यू रिमेंबर SOCl2, PCl3, PCl5 वगैरह दिया था, OH हटता था, उसकी जगह Cl लगता था। ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू की थी और नीचे मैंने समरी के लिए लिख भी दिया कि इसमें पहला रिएक्शन हमने कौन सा लास्ट क्लास तक कर लिया था। आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है उसी एसिड का रिएक्शन विद अमोनिया, उसी एसिड का रिएक्शन विद खुद का एक और मॉलिक्यूल जिसमें एनहाइड्राइड बनता है, फिर एस्टर, और फिर ये तीन रिएक्शन जो कि एज अ होल पूरे इस ग्रुप की वजह से। एक रिएक्शन है आपका रिडक्शन, जो मैं कर चुकी लास्ट क्लास में। रिडक्शन मैंने पहले ही करा दिया, जिसमें आपको ढूंढवाया भी था कितने रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो एसिड को कहाँ कन्वर्ट कर रहे थे, अल्कोहल में। वो आपने मेरे को B2H6 और वो सब रिएजेंट्स मेरे को दे दिए थे। हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, अच्छा डिटेल फॉर जेई एडवांस नीट एवरीथिंग। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, अगेन हैवी डिटेल फॉर जेई नीट एडवांस। फिर आता है एरोमेटिक एसिड। तो आज की हेडिंग्स ये हैं, जस्ट समरी ऑफ द क्लास इज दिस, समरी ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इज दिस। तो अब मैं वहां से चलती हूँ, कुछ भी इसी सीक्वेंस में लेने की कोशिश करूंगी, कुछ भी आगे पीछे हुआ तो वो हम मैनेज कर लेंगे, जैसे कि ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो अब मेरे को कहां से पकड़ना है, मेरे को पकड़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड विद अमोनिया। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद अमोनिया से मैं नंबरिंग नहीं कर रही, आप अपने आप देख लेना आपकी नंबरिंग क्या चल रही थी। रिएक्शन विद अमोनिया, अगेन वेरी सिंपल। हम यहां देख रहे हैं एसिड का ये बॉन्ड टूटेगा, PCl3 PCl5 दिया तो भी यही हुआ था बच्चों। NH3 दिया तो क्या होगा, एक बेस है एक एसिड है, पहले तो भाई सॉल्ट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट हैज टू बी देयर, क्योंकि एसिड बेस खाली रिएक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अमोनियम कैटायन और इधर कार्बोक्सिलेट एनायन, कैटायन एनायन ने मिलके क्या बनाया, मेरे पास एक सॉल्ट। सॉल्ट में क्या दो चीजें होती हैं, कैटायन और एनायन। यहां से वाटर निकला, चेक। अब यहां पे वाटर निकला है, कैसे निकला है, अगर हम देख पाए उस चीज को, सो RCOO नेगेटिव NH4। अब इसमें हुआ क्या है, अमाइड बना है। ये वाली चीज फंक्शनल ग्रुप का नाम मैं पहले ही बता के आई हूं आपको एसिड डेरिवेटिव्स में, दिस इज अमाइड। यहां एसिड अमाइड आपके सामने आया, एक O यहां से गया, 2 H यहां से गई, वाटर निकला और अमाइड बन गया। अगला रिएक्शन आप लोगों के पास सेम कैटेगरी में आ जाता है, यानी कैटेगरी कौन सी चल रही है, कार्बन के साथ वाला जो OH था ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको हटाना। SOCl2 दिया था, OH की जगह Cl आ गया था। ऊपर मैंने अमोनिया दिया तो OH की जगह वाया सॉल्ट क्या आ गया, NH2, यानी अमाइड बन गया। तो एसिड से एसिड के डेरिवेटिव भी बना रही हूं और क्या करूं। अब इसमें है कि अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आमने सामने आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, अगर मैं एक एसिड उसी के दूसरे मॉलिक्यूल से उसको रिएक्ट कराऊं, वो तभी होगा जब आप डिहाइड्रेट करना चाहिए। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर निकलना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट अक्सर कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और हम पहले भी पढ़ के आए P2O5 भी अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। गिव एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक एसिड मॉलिक्यूल से ये बॉन्ड जाएगा, दूसरे एसिड मॉलिक्यूल से ये बॉन्ड जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना, और वो हो गया। एंड व्हाट आई गेट एनहाइड्राइड। तो मैंने एसिड से एसिड क्लोराइड बना लिया लास्ट क्लास में, एसिड से मैंने अमाइड भी बना लिया, अभी एसिड से मैंने एनहाइड्राइड भी बना लिया। बस एक बचा है एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनना। और आपको पता है अल्कोहल फिनोल चैप्टर में भी एस्टरिफिकेशन का कुछ डिटेल आया था, और मैंने कहा था बाकी का डिटेल एसिड्स चैप्टर में लेंगे, तो वो आज लेंगे। तो हो सकता है उस वक्त कोई कंपटीशन ओरिएंटेड बुक करते वक्त आपको अल्कोहल चैप्टर में क्वेश्चंस छोड़ने पड़े, क्योंकि वो एस्टरिफिकेशन से थे, वो अब हो जाएंगे। सो यहां पर एनहाइड्राइड फॉर्मेशन आ गया सबके पास। नाउ नेक्स्ट, वेरी मच ऑब्वियस, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, अब आने वाला है अगर एसिड को आप अल्कोहल से रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, एस्टर। अब हम ये जानते हैं यहां पर एस्टर बनेगा, तो मैं एसिड की प्रेजेंस में कर रही हूं। अगेन एसिड का काम क्या है, डिहाइड्रेशन, पूरा चांस है। मैकेनिज्म नीचे आ रहा है, बट अगर सिर्फ देख के एस्टरिफिकेशन करना हो, जरूरी नहीं हर जगह आप जबरदस्ती मैकेनिज्म लगाएं। आपको तब भी बात याद कराई थी मैंने,
एल्कोहल का H जाता है और उस वक्त कहा था जिसका नाम एसिड है खुद वो H प्लस नहीं रिलीज कर रहा, एल्कोहल H प्लस रिलीज करता है और एसिड का OH निकलता है, अपने नाम से उल्टा काम हो रहा है इसके अंदर, राइट। उस वक्त मैं वजह नहीं दे पा रही, सिर्फ ऐसे लर्न करा दिया था आपको कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो खुद H प्लस नहीं दे रहा है एल्कोहल के सामने, हाउ कैन इट बिहेव लाइक अ पुअर एसिड और हाउ कैन इट बिहेव लाइक अ बेस जो OH नेगेटिव रिलीज करे। तो क्या होता है वो आज आपको पता चलेगा, बट याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि एल्कोहल से क्या जाता है H, एसिड से क्या जाता है OH। तो एक तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल जब निकल गए तो जोड़ दें बाकी हिस्से को, क्या बना, ये तो तब भी बना के आए थे RCOOR डैश, दैट इज एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, इसका रिवर्स में प्रेपरेशन में करके आ चुकी हूं, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि एस्टर को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो पेरेंट एसिड और पेरेंट एल्कोहल वापस मिलेगा। तो एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म और पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अब तो एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म मेरे को सीखना है, समझना है। तो समझिए, जिसको लगता है साथ साथ नोट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज पहले समझिए। मैंने इस ऑक्सीजन को लेबल करके रखा है, ये ऑक्सीजन जो है मैंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेबलिंग करके रखी हुई है कि मेरे को इसको ट्रैक करना है, क्योंकि मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH क्यों निकला है वो समझने के लिए। तो मैंने इस OH को अलग कलर से भी कर दिया। अब सबसे पहला काम क्या है, H प्लस के आते ही क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। एम आई राइट? मेरे पास दो चॉइस है, ये ऑक्सीजन कि ये ऑक्सीजन, कौन सा प्रोटोनेट होना पसंद करेगा। मुझे पता है ये ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के जब चाहे इसके पास आ सकता है, इसीलिए प्रोटोनेट कौन सा ऑक्सीजन पहले होगा, ये वाला ऑक्सीजन पहले होगा। यहां सारी कहानी बदल गई। तो जब ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ तो यहां पर आप देखिए इस O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, नॉट हैप्पी। वो क्या करेगा, ले लेगा। आप इसी पाई बॉन्ड के चक्कर में तो H प्लस यहां आया, देखा जाए तो हमें अलग अलग दिखाने पड़ते हैं, बट एक्चुअली तो हुआ क्या होगा, इस H प्लस को देख के इसने पहले ही अपना पेयर इधर कर लिया होगा। इस O नेगेटिव और इस सिर्फ दो लोन पेयर वाले O में कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, O नेगेटिव, इसलिए H प्लस उसके पास आया। तो जब H प्लस इसके पास आया, प्रोटोनेशन हो गया। अब O को समझ आया भी एक बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दिया। जब एक बॉन्ड तोड़ा, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो ये तो अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया तो मेरे पास एल्कोहल दूसरी चीज जो मौजूद है अब सीन में वो आया। वो एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड। ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से आ जाता है कि मैं जुड़ जाता हूं, पूरा का पूरा जुड़ गया। जब ये पूरा का पूरा जुड़ गया तो फिर समस्या इस ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन फिर पॉजिटिवली चार्ज, नॉट हैप्पी। जब ये नॉट हैप्पी है तो प्रोटोन ही रिलीज करेगा। वी नो दैट H इज हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव। प्रोटोन कहीं बाहर नहीं जा रहा, उसको अंदर ही दिख रहा है। लो जी, एक और ऑक्सीजन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं H प्लस निकाल के इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर कर लेता हूं। तो ये प्रोटोन इधर से घूम के इसके पास आया। जब ये प्रोटोन इसके पास आया, अब देखो पूरे रिएक्शन की शक्ल क्या हुई, दिस अनटच्ड। यहां पर O का H हटा दूं तो क्या लगा हुआ है, OR डैश। ये H प्लस जब इधर आएगा तो फिर इस O को टेंशन, तुमने मेरे को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये वो OH था जिसको मैं शुरू से ब्लू करके चल रही हूं, एसिड का OH। जैसे इस O पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब उसको इंटरनल ट्रांसफर भी कुछ नहीं दिख रहा, मैं प्रोटोन किसको दूं। अब ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप था वाटर H2O, ये पूरा बाहर निकल गया। जब ये एज लिविंग ग्रुप बाहर निकला, अब देखिए वो O18 जो लिखा हुआ था वो वाटर की तरह बाहर निकल गया, शुरू से जो ब्लू करके चली। एट द एंड मेरे पास क्या आया, अब इसको यूं आना पड़ा। कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो पूरी करनी तय है, उसके बिना तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये टेट्रावैलेंसी पूरी करने के चक्कर में बॉन्ड यहां आया, पाई बॉन्ड बना, फिर इस O पे पॉजिटिव चार्ज, यही खेल चल रहा है, कभी इस पे कभी उस पे पॉजिटिव चार्ज। एट द एंड अब क्या होगा, इस H को जाना होगा, एंड व्हाट आई गेट, एस्टर। R ग्रुप या R डैश ग्रुप अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है, बल्कि होता जाएगा, एस्टरिफिकेशन की ईज कमजोर होती जाएगी। सारे रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी दिखाई है मैंने, लौट जाएगा। R जितना बल्कि, R डैश जितना बल्कि, से नो टू दिस, टेंडेंसी ऑफ एस्टरिफिकेशन विल बी वेरी लेस।
अब किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं, जिन्होंने साथ साथ कर लिया वेल एंड गुड। सो आपके पास एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म में आपको समझ आ गया होगा क्यों एसिड का OH निकला। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। मैं ऊपर से देख के नहीं कह सकती थी कि भाई ये एसिड था, इसका H निकलना चाहिए था। इट वॉज नॉट सिंपल एसिड बेस रिएक्शन एक्चुअली। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई बेस रखोगे ना तब निकलता है उसका H+। ऐसे ही आवारा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा है उसके आगे तुम दूसरा एसिड ले आओगे तो वो तब भी अपना H+ निकालेगा, नहीं। When it is acid base reaction तब कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ निकालिए, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। सामने सोडियम हो, सामने NaHCO3 हो, तब तो बात अलग है। क्लियर इतना सबको? मैकेनिज्म नोटेड? तो इस मैकेनिज्म के बाद मुझे ये ध्यान रखना है, वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे ये ऑक्सीजन निकला, 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, ये निकला 3 सॉरी, या अल्कोहल का O, तीनों में से कौन सा O वाटर बन के गया? दिस कैन बी द टफेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। जिसको मैकेनिज्म पता होगा, या मैं वैसे शॉर्टकट से रटा के आई हूँ, पहले ही मेरा कोशिश होती है पहले रट लो, डिटेल बाद में, कि किसका OH जाता है एज वाटर? एसिड का। क्लियर इतना सब लोगों को? चलिए अब मेरे पास आ जाता है, रिपीट है थोड़ा सा बट कर लेते हैं। एस्टरिफिकेशन के दौरान मैंने बताया था अगर आप कैटलिस्ट के तौर पे HCl या H2SO4 लेते हो तो वो रिएक्शन कहलाता है फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन, जिसमें ये आपने पहले लिखा हुआ है इफ आई रिमेंबर, तो ये रिपीट ही है फिशर स्पीयर वाला। एनीवेज अब मैं ये तो जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने बता दिया कि कैटलिस्ट आपका टिपिकली यही है, तो आप उसको फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन कहते हो। बेसिक कैटलिस्ट आ गया NaOH वगैरह, तब आप उसको फिशर स्पीयर कैटलिस्ट नहीं कह, फिशर स्पीयर रिएक्शन नहीं कह सकते। नाउ कम टू वन मोर रिएक्शन, चेक आदत के लिए सिर्फ। ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? मीथेनॉल। क्या बनने वाला है तो एस्टरी, मिथाइल बेंजोएट कह सकती हूँ इसको, बेंजोएट कॉमन नेम है ऑफ कोर्स, मिथाइल बेंजोएट। इसी तरह से अगर आप देखें जस्ट फॉर एग्जांपल कि एस्टरिफिकेशन हाथ से खूब बार निकल जाए, ऑल्दो मैकेनिज्म निकल गया, इसकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोनों केसेस में दिख गया, चाहे मैं एरोमेटिक लाती चाहे मैं एलिफेटिक लाती, दोनों केसेस में दिस OH इज लॉस्ट एज वाटर, दिस O goes into water, this H goes into water। अगर यहां D लगा देती हैवी हाइड्रोजन, ठीक है, तो वाटर में एक H की जगह तो D होता, दूसरा H कहां से आता है वो भी आप पकड़ लोगे उम्मीद है। क्लियर सबको? दूसरा H+ से आता है, वही घूम रहा है। सो अब ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन जो मैंने बोली वही मैंने यहां लिख दी। जैसे जैसे R का साइज बढ़ता जाएगा ईज घटती जाएगी, बी इट एल्कोहल, बी इट एसिड, एनीथिंग। स्टेरिक हिंड्रेंस नोट। अगर आपको समरी याद हो तो उसमें इसके एस्टरिफिकेशन के बाद मैंने आखिरी तो नहीं, C कैटेगरी लिखी हुई थी या 3rd कैटेगरी लिखी हुई थी, रिएक्शन ड्यू टू COOH। उसमें पहला था रिडक्शन जिसको मैं करवा चुकी, उसके बाद उसमें था HVZ जिसका नाम है हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, फेमसली रिपोर्टेड एज HVZ। इस रिएक्शन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। एल्डोल जैसा ही केस दिख रहा है मेरे को, अल्फा H सबको ढूंढना आता है। चलिए इसको मेरे साथ ध्यान से समझिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके। अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है पड़ोस में, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन में खास करके ये ध्यान रखना वो हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होना चाहिए, मतलब पड़ोस में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, राइट। अल्फा हाइड्रोजन हो और अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ मेरे को ये बात भी स्पेसिफिक करनी है वो पड़ोसी कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैविंग अल्फा। जितने भी अल्फा हो बढ़िया है, 1 हो 2 हो 3 हो। अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस तरह के एसिड को अगर मैं हेलोजन के साथ रेड फास्फोरस दूं, यहां पर X2 इज ओनली दीज 2, F2 तो वैसे ही नहीं ला सकती, और I2 का आपको पता है समस्या बनती है। तो Cl2 और Br2 लिया मैंने, उसको रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराया। अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्चुअली रेड फास्फोरस और हेलोजन क्या करेंगे? PX3 PCl3 बना लेंगे या PBr3। तो ज्यादातर जगह आपको X2 विद रेड फास्फोरस मिलेगा, इजी लेवल। कई जगह पर आपको इसके बजाय ये भी लिखा मिल सकता है PCl3 प्लस एक्सेस ऑफ हेलोजन।
PCl3 प्लस Cl2, PBr3 प्लस Br2, ये भी लिखा मिल सकता है वन एज द सेम थिंग, ये ध्यान रखिएगा। हेलोजन बस एक्सेस में होना चाहिए, हेलोजन खूब होता है। सो ये दोनों में से कोई भी रिएजेंट मिले वन एज द सेम थिंग, और साथ में हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा। तो ये मेरे पास हुआ कौन सा रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन का स्टार्ट पॉइंट। अब इस केस में क्या होता है, अल्फा एच एक एक करके सब्सटीट्यूट होते जाएंगे, दैट्स इट। अल्फा एच यानी कि ये वाले हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, एक एक्स, और अगर आपने एक्सिस हेलोजन दे रखा है तो जितने अल्फा एच हैं वन बाय वन सारे सब्सटीट्यूट होते जाएंगे इफ एक्सिस हेलोजन इज देयर। अगर एक्सिस हेलोजन नहीं है तो प्लीज पहले स्टेप पे रोकना है। ऐसा ही Br2 के साथ कर सकते हो। अच्छा मान लो जी अल्फा के जितने एच थे वो एग्जॉस्ट हो गए, पड़ोस में एक सी और है, अभी तो मैंने यहीं पे काम खत्म कर दिया। अगर यहां पर एक और CH2 लगा होता इस H की जगह, CH3 सॉरी, तो क्या बीटा पे भी शुरू हो जाता? यस, पहले सारे अल्फा एग्जॉस्ट होंगे, फिर वन बाय वन बीटा के H भी सब्सटीट्यूट होते जाएंगे। आपको सिर्फ एक्सेस ऑफ हेलोजन प्रोवाइड करना है, अंडरस्टूड? तो यही मैंने यहां करा है दिस। लेकिन ब्रोमिनेशन जो है वो अल्फा तक रुक जाता है। आपने पहले भी देखा है ब्रोमिनेशन इज हाईली स्पेसिफिक। आप देख चुके हैं टर्शरी रेडिकल के वक्त Br2 की, Br के सब्स्टिट्यूट होने की पॉसिबिलिटी 1800 गुना थी एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ब्रोमिनेशन इज हाईली स्पेसिफिक। क्लोरिनेशन बीटा तक भी जा सकता है, बट ब्रोमिनेशन अल्फा पे रुक जाएगा। ब्रोमिनेशन रुक जाएगा अल्फा पे, क्लोरिनेशन बीटा पे भी चलेगा। जरूर ध्यान रखिएगा, क्लोरिनेशन फर्स्ट एट अल्फा पोजीशन देन एट बीटा पोजीशन, बट ब्रोमिनेशन अकर्स ओनली एंड ओनली एट अल्फा पोजीशन। तो अब आपके पास नीचे दो केसेस दिए हैं, मुझे बताइएगा पहले वाले का प्रोडक्ट, दूसरे वाले का प्रोडक्ट। ऑर्थो पे तो कैसे लगेगा, अल्फा एच ही नहीं है, ये है मेरे पास, कहीं और तो लग ही नहीं सकता, पड़ोसी कार्बन पे ही हो सकता है। ये पहले अल्फा पे, अल्फा भरेगा तब बीटा पे, और मान लो अल्फा नहीं है तो बीटा पे भी तो लगा सकते हैं। बीटा वाला कार्बन डबली बॉन्ड हो गया ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कोई चांस ही नहीं। आपको वो sp3 जो मैंने बोला था वो खींचनी है बात, वो ध्यान दिलानी थी, इसलिए ये उठा के ले आई। यहां तो हेल-वोलार्ड जेलिंस्की नहीं हो सकता, मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, यहां हो सकता है। एक जो गलती कर रहे हो, सीधे बीटा पे पहुंच रहे हो, पहले अल्फा की शर्त तो पूरी करो, है ही नहीं। अल्फा पे नहीं होगा तो बीटा पे भी नहीं होगा, राइट? पहले अल्फा पे होता है, उसके बाद बीटा जाता है। मैकेनिज्म दिखाऊंगी अभी, बट मैकेनिज्म बताने के बाद ये ढूंढना बहुत मेसी होता है। पहले चीजें याद होनी चाहिए, उसके बाद क्यों पे जाएंगे। तो जब तक आप ये शर्त नहीं याद करते कि पड़ोसी कार्बन हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर ये वाला अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तभी HVZ स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज स्टार्ट ही नहीं होगा। इन दोनों एग्जांपल से क्लैरिटी आ गई यहां पे, क्योंकि यहां पर तो नो अल्फा था, ठीक है। इसमें भी अगर देखूं तो वही बात एप्लीकेबल है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये तो सबको पता है पहला स्टेप, PBr3 या PCl3 होगा। समझते समझते साथ साथ नोट करना चाहे कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। अब अगर मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिया जिसमें अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और उस पे अल्फा H भी है, जैसे ही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेती हूँ मान के चलती हूँ रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है, प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि ये कोई वीक एसिड नहीं है इतना, ये ऑर्गेनिक के हिसाब से चलूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक है, H+ सोल्यूशन में दबा के है। अब जब आपने इसको PX3 दिया तो सबसे पहला काम तो मैं तो वही करूंगी, भी थोड़ी देर पहले बता के आए हैं जी, OH हटाओ और X लगाओ। यस, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ और होना भी यही चाहिए, हो गया। फर्स्ट स्टेप तो मुझे लगता है रेपिटेशन ही था। अब आगे क्या होगा, आगे अगर आप ये देखें, दिस मीडियम इज एसिडिक, हाँ या ना, प्रोटॉन्स तो हैं। तो अगर ये मीडियम एसिडिक है तो यहां से जो H है, ये H इस O को प्रोटोनेट ना करे पॉसिबल नहीं है, यानी ये एसिडिक मीडियम है तो यहां पर प्रोटोनेशन का स्कोप तो होगा। और आपको आज बताया जा चुका है ये O प्रोटोनेट होने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, ससेप्टेबल है, तो इस पे OH लगेगा। अगर इस पे OH लगेगा
तो उसकी वजह से इस डबल बॉन्ड को सेक्रीफाइस होना पड़ा। अब के प्रोटोनेशन हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां से एक H को लौटना पड़ेगा, वापस बाहर निकलना पड़ेगा। वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, COO नेगेटिव चार्ज, उसी के पास चला जाएगा H पॉजिटिव लौट के। एसिडिक मीडियम से आया और वापस गया। तो अगर मैं ये तीनों चेंजेस एक साथ दिखाऊं, पहला चेंज तो मैंने दिखा दिया, चलो प्रोटोनेट हुआ, उसके बाद ये बॉन्ड इधर आया, ये इधर निकल गया, तो क्या डबल बॉन्ड आना बनता था? बनता था बिल्कुल। इस O पे नो पॉजिटिव चार्ज, नथिंग। अगर ध्यान दूं तो इनोल है। व्हाट इज दिस? दिस इज इनोल। इनोल आते ही बाउंड टू हैपन इन कीटो फॉर्म, टॉटोमेराइजेशन तो होना ही है, क्योंकि इनोल फॉर्म इज हार्डली 1% स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो ये अपनी कीटो फॉर्म में वापस जाना चाहेगा। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से इनोल आया तो टॉटोमेराइजेशन स्टार्ट हुआ। टॉटोमेराइजेशन में क्या होता है, ये वाला H लौटता है, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना, तो लगभग वैसा ही कुछ हुआ। बस यहां H कहां गया बाद में बात करेंगे। इसका इधर आना और इसका इधर आना तो तय है एवरीवन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आता था तो ही ये H प्लस यहां लौट के आता था। कह सकती हूं मैं ये बात कि टॉटोमेराइजेशन की वजह क्या थी। टॉटोमेराइजेशन को खास करके मैंने एक चीज और बताई हुई है, या दोबारा बता देती हूं। टॉटोमेराइजेशन में जब इनोल से कीटो बन रहा है तो उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं कह दिया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में भी तो यही होता था कि फंक्शनल ग्रुप बदलते थे। यहां भी तो इनोल से टॉटोमेराइजेशन में कीटो बन रहा है। why it was not kept in functional isomerism? Anyone? क्योंकि ये एक तरह का इक्विलिब्रियम था इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। कौन से फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तुमको बाहर से किसी रिएजेंट के लाने की जरूरत पड़ती थी? हमें पता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स, राइट? लेकिन ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज था जिसमें मेरे को मीडियम की जरूरत पड़ती थी, ईदर एसिडिक और बेसिक। तो इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म के साथ मैं नहीं कर सकती। आपने देखा अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ईथर। किसी और रिएजेंट की जरूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन पहली बार मैंने देखा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में आई नीड सम अदर रिएजेंट टू मेक इट हैपन। दैट रिएजेंट इज ईदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। इसका मतलब एसिडिक मीडियम H प्लस का कोई रोल था, तभी हुआ। बट टॉटोमेराइजेशन करते वक्त हम उस H प्लस का रोल नहीं देखते, सीधे हम कीटोइनोल कर देते। अब मेरे को समझ आ रहा है, वो H जो मैंने यहां से यहां पहुंचाया था वो ये नहीं था, ये H वापस गया और जो एसिडिक मीडियम था उसका H आने लगा। ऐसे हुआ करता है विद इन द रिएक्शन, विद इन द सब्सटेंस करती थी तो 1,3 माइग्रेशन बोल देती थी, वो अभी भी बोलेंगे। तो अब आप सोच के देखिए, ये आया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर गया, उसके से इसके पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। फॉर टाइम बीइंग मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, राइट? अदरवाइज आप टॉटोमेराइजेशन में क्या करते थे, ये H प्लस आके इसके नेगेटिव चार्ज को कॉम्पनसेट कर दे। बट अब मैं क्या बता रही हूं, ये नेगेटिव चार्ज आया, इधर डबल बॉन्ड, ये H प्लस किधर गया, लौट गया एसिड के पास। ये H प्लस कहां गया, लौट गया एसिड के पास। बिकॉज आई होप वी ऑल नो लास्ट क्लास, एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन बनना, दिस इज अ वीक एसिड, देयरफॉर ये हमेशा चलता रहता है, राइट? ये हमेशा चलता रहता है क्योंकि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसको कुछ हद तक स्टेबलाइज कर देता है। नाउ नेक्स्ट, जब ये X नेगेटिव, ये CH नेगेटिव बना हुआ है, इसको क्या चाहिए, या तो H प्लस दे दो या कोई और चीज है तो ठीक है। मैंने हेलोजन एक्सेस में ले रखा है। इस न्यूक्लियोफाइल को देखते ही इस हेलोजन का हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, एक बना ये और एक बना ये हम पहले भी करवा के आ चुके, राइट? ठीक है, तब एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया था। दिस X पॉजिटिव विल गेट अटैच्ड टू दिस। दो हेलोजन एक साथ घुस गए, एक तो पहले ही स्टेप में चला गया था। नाउ व्हाट हैपन, हाइड्रोलिसिस तो होगा। हाइड्रोलिसिस होते वक्त ये क्या है बच्चों, एसिड हैलाइड कह सकती हूं। और एसिड हैलाइड को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो पेरेंट मॉलिक्यूल्स वापस आ जाते हैं। तो मैंने एसिड हैलाइड को जब हाइड्रोलाइज किया तो आई नो ये वाला बॉन्ड वीक है, निकलेगा, इसकी जगह OH वापस आएगा। एट द एंड आई गेट एट अल्फा पोजीशन 1x। सो अब एग्जाम्पल कर लें, उसके बाद पता चलेगा ये HVZ मेरे को याद हुआ कि नहीं। ये JEE मेंस लेवल, नीट लेवल के क्वेश्चन दे रही हूं आपको, राइट? बहुत ध्यान से, ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया मैंने। स्टिल आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने अगेन HVZ की कंडीशंस दी। जैसे ही मैंने कंडीशंस देखी मेरा दिमाग चल जाना चाहिए, भाई ये HVZ रिएक्शन है,
अल्फा पोजीशन पे X। प्लीज ऑर्थो पे मत लगाना, एक तो ये बेंजीन नहीं है, दूसरी बात आदत होती है इसकी पड़ोसी ये पहुंच लेते हो, नहीं, COOH का इमीडिएट पड़ोसी यानी अल्फा कार्बन इज दिस, तो इस पे क्या लगा दिया मैंने X, हेलोजन जो भी हो। तो दिस इज डायरेक्ट एंड सिंपल, लेकिन समस्या आती है जब 2-3 स्टेप्स हो जाते हैं, ABC हो जाता है। अब देखो इसका ABC, सिंपल क्वेश्चन, नीट जेई के लिए ध्यान दीजिए, कहां बीच में HBZ मिलेगा। जैसे ही मैंने अगेन ये देखा तो मेरे को पता चल गया HBZ है, अल्फा कार्बन देखा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन देखा, लगा दिया हेलोजन। इसके बाद जरा ध्यान से, अब मैं दे रही हूं अमोनिया, अभी अभी पढ़ के आए हैं, एसिड को अगर अमोनिया देते हो साथ में हीट किया तो अगेन OH निकलेगा, क्या बनेगा मेरे को दिख रहा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो है अमाइड और ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में आ जाएगा अमीनो। NH2 को प्रेफरेंस थोड़ी मिलेगी, प्रेफरेंस किसको मिलती है IUPAC में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एसिड या उसके भाई बहन, तो ये अमाइड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये, तो अल्फा अमीनो अमाइड बोल दूं, पड़ोसी पर क्या लगा है अमीनो, तो ये अल्फा अमीनो अमाइड बना दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं कहती हूं जी इसका हाइड्रोलिसिस करो, आप अगेन जानते हैं हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में अमाइड का हाइड्रोलिसिस करके वापस वही लेके आओगे तुम जिस पेरेंट मॉलिक्यूल से ये बना था, तो दिस। अब आप देखिए मैंने यहां करने के बाद एक चीज और करी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन रोक रहा है, रिमेंबर ये क्या है RCl, R और Cl, यानी ये वाला हिस्सा देखो तो ये तो मेरा आ गया एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, ये पार्ट आ गया मेरा एसिड वाला, अमोनिया दोनों से रिएक्ट करेगा। तो यहां अमीनो ग्रुप कैसे आया था, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl हटेगा NH2 लगेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस करते वक्त ये वापस लौट जाएगा, ये नहीं लौटेगा। दिस इज अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा पोजीशन पे अमीनो और ये एसिड। कहां सुनते हो वर्ड अल्फा अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट का नेक्स्ट सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स। तो प्रोटीन्स में क्या होते हैं, प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड्स। तो जितना भी प्रोटीन है, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जो आपके लिए वाइटल हैं, लाइफ के लिए वाइटल है, कोई एक आधा छोड़ दूं तो सारे के सारे क्या हैं अल्फा अमीनो एसिड। तब बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जब भी करेंगे, जैसे भी आगे चलेगा सिलेबस, बट प्रेजेंटली जस्ट चेक मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीनो एसिड कैसे बनाया। फर्स्ट स्टेप क्या था, हेल्वोलाड किया मैंने HBZ, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, अमोनिया दे दो जी, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, और आखिरी स्टेप में वापस के वापस आप हाइड्रोलाइज अगर कर दोगे तो हाइड्रोलाइज करके अमाइड तो वापस आ जाएगा, ये वाला NH2 वापस नहीं लौट सकता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वंस हैपेंड, इट कैन नॉट बी बैकट्रैक्ड। डन, अंडरस्टूड। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, कहां HBZ घुसता है, वो तो डायरेक्ट था, वो तो इतना डायरेक्ट तो मिलने वाला नहीं। तो अभी ये कन्वर्जन मैंने ऐसे ही लिखा, आप देखो HBZ इस चैप्टर के एसिड के हिस्से के कन्वर्जन में सबसे ज्यादा ये कवरेज मिलेगी, मैंने एक ही में डाल दिया, कन्वर्जन खुद करेंगे आप। अब देखो क्या, एसिटिक एसिड लिख तो दिया मैंने, अभी सिर्फ इससे ये बनाया, मैं लाइन से चीजें बना सकती हूं, मैं वो दिखाना चाह रही हूं। मुझे क्या कहा गया, एसिटिक एसिड से प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड बना के दो, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, चलो बना लेते हैं, देखना यही होगा, IUPAC नेम तो यही होगा, राइट। ऑक्जेलिक और मेलोनिक वाली बात नहीं कर रही, बट IUPAC नेम तो इसी का बन रहा है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। मतलब मेरे को कार्बन भी बढ़ाना है भाई, एसिड ग्रुप भी कर, क्या क्या करूं मैं। अब आप सोच के देखिए, एसिटिक एसिड में आपको एक कार्बन बढ़ाने को कह दिया, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कार्बन बढ़ाएंगे वो भी इधर, क्योंकि 1 2 3 चाहिए मेरे को, प्रोपेनोइक एसिड चाहिए, तो इस C पे कोई सब्स्टिट्यूशन चाहिए। ये C कौन सा है, अल्फा। एसिड के पड़ोस वाले कार्बन पे सबसे बढ़िया एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर निकालना है वहां से, तो आप HBZ कर दो। HBZ करते ही अल्फा कार्बन पे क्या आ गया, हेलोजन। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको KCN से कराओ, तुम इसको अमोनिया से कराओ, तुम इसको जिस भी एक्वस KOH से कराओ, तो यहां OH आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मैंने इसको सोडियम विद ड्राई ईथर दिया तो क्या होगा, वुड्स। बहुत बढ़िया है, कहां से आया सक्सेनिक एसिड, बैंग ऑन,
राइट, सक्सीनिक आए, मेलिक आए, मेलोनिक आए, जो आए, एटलीस्ट किसी ने सोचा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आया। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे से तेज निकल गए। सोचने में होता ही है भाई, यंग ब्लड है तो तेज निकलेंगे ही निकलेंगे। यही चाहिए बस कि मेरे को समझने में टाइम लग जाए, तुम क्या बोल गए, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। चेक, यही होगा। आई कैन बी रॉन्ग, प्लीज चेक मी। भाई वुड्स है, वुड्स जहां से टूटता है वहीं से एक और यूनिट जोड़ दो तो ये बन गया एसिड। तो आप सोचो, इससे सीधे ये बनाने का भी रास्ता क्या था, HVZ। अच्छा, अगला अमोनिया। वैसे मैं पीछे से करा के आई हूं अमोनिया, बट स्टिल अमोनिया दूंगी तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। अमीनो एसिड, अमोनिया दूंगी तो क्या बनेगा, नहीं, अमाइड हो जाएगा। मैंने हाइड्रोलाइज नहीं किया। अगर मैं अमोनिया दे के सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइज कर दूं तब तो वही होगा जो कह रही हूं। यानी कि समझ भी पा रहे हो कि मैं तेज तेज चली जा रही हूं। CH2, इधर वाला NH2 तो बचा रहेगा और इधर वापस एसिड लौट जाएगा। अल्फा अमीनो एसिड आ गया। ये अल्फा अमीनो एसिड कायरल की ए कायरल, क्यों? अरे ये भी तो है, तुम्हें ये देखने को किसने कहा है? 2H, इट इज ए कायरल। परफेक्ट। बायोमोलिक्यूल्स में आएगा जब हम 20-21 अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, कितने कायरल हैं, कितने ए कायरल हैं। इकलौता एक ही अमीनो एसिड है जो ए कायरल है, ये पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। एक ही अमीनो एसिड है जो ए कायरल है, जो वाइटल मतलब लाइफ के लिए जरूरी है। वैसे तो नेचर में 250 अमीनो एसिड होंगे, बट जो हमारे लिए जरूरी है सिर्फ 20 हैं। 20 में से अकेला एक ए कायरल है। तो ये अपने आप ही लाइन अब अगले चैप्टर से जुड़नी तो है ही। KCN दे दूं तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN। अब आप ये जानते हैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। और मेरे पास कौन आ गया, मेलोनिक एसिड। लास्ट क्लास में मैंने इसको मेलिक एसिड लिखवा दिया, माय बैड, इट इज मेलोनिक एसिड। आज कराऊंगी करेक्शन, आगे वापस लाई हूं उस चीज को। तो बन गया ये मेलोनिक एसिड। यहां मेलोनिक एसिड भी बोल सकते थे, प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते थे। इकट्ठे 4 कन्वर्जन ले लिए मैंने आपकी NCERT से। अब ये कन्वर्जन में सब में HVZ यूज हो रहा है। तो या तो बोर्ड में आता है नेम रिएक्शन में HVZ, वेरी कॉमन क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट होगा HVZ दीजिए, सेकंड पार्ट होगा कुछ कन्वर्जन करिए। अक्सर HVZ पे कंप्लीट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट, सेकंड पार्ट समथिंग इनडायरेक्ट लाइक कन्वर्जन। तो इस तरह से आपको आगे ऑब्जेक्टिव में तो कैसा मिलना है वो आज जब आप DPP करोगे आपको दिख जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन कम्स अंडर अ टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट। आप एक डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ के आए हैं सोडा लाइम वाला, एक और डीकार्बोक्सिलेशन एल्काइल हैलाइड में बुकलेट में गया था, हुंड्स डायकर बोरोडीन रिएक्शन। वो भी टकराएगा तो दूंगी, एक ही लाइन का है, मैं एल्काइल हैलाइड की बुकलेट में वो डाल चुकी हूं। डीकार्बोक्सिलेशन अब तक आपने ये 2 पढ़े, कोई और भी पढ़ा है लास्ट क्लास जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था? अनिकेत, जहां डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा हो लास्ट क्लास, नोट्स कॉपी खोल सकते हो। एक तो सोडा लाइम बता दिया मैंने, हाँ मुझे भी लग रहा है कोलबेज में भी डीकार्बोक्सिलेशन था, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी था। वो सारे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं ले रही मैं। आज की हेडिंग्स और लास्ट क्लास की हेडिंग्स थोड़ी डिफरेंट हैं क्योंकि आज मेरा मेन मुद्दा ओनली कॉम्पिटिटिव एरिया है। तो कोई रिएक्शन रिपीट हो जाए तो डोंट माइंड। डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा जाता है हीटिंग इफेक्ट्स में। अब हीटिंग इफेक्ट्स में अगर मैं देखूं तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या एक ही तरीके का होता है, एक ही कैटेगरी का होता है, 3 कैटेगरीज का होता है। फर्स्ट कैटेगरी पढ़ रही हूं, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट बीटा। जो स्लाइड मैंने कहा है ना अभी नोट मत करो, वहां मैंने सिर्फ एक बात बताई है बट बड़े डिफरेंट तरीके से। अगर उसकी किसी भी एसिड की बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मौजूद है तो डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी होगा। कीटो भी विड्रॉइंग है, राइट, NO2 भी विड्रॉइंग है, और भी विड्रॉइंग ग्रुप है। खुद COOH लगाओ बीटा पे एक और, मेलोनिक एसिड में जैसे। तो अगर बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उस एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होगा। तो ये लाइन पूरे टाइम में बताती रहूंगी, बोलती रहूंगी, रिएक्शंस आगे करेंगे। तो अब डीकार्बोक्सिलेशन अगर क्या लगा है, बीटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इरादा यही था यहां पे। मुझे ये बताइए इसकी बीटा पोजीशन पर ये एल्डिहाइड लगाया है मैंने, एल्डिहाइड इज अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कैन वी सी दैट?
ये मैंने बीटा कीटो दे दिया, जो वहां अलग से लिखा था यहां मैंने आपको ये दे दिया बीटा कीटो। बट ये स्लाइड क्योंकि याददाश्त के लिए इस पे मैं नाम वगैरह कम लिखना चाहूंगी कि आपको एक याद करानी है चीज मेरे को। बीटा पोजीशन पर विड्रॉइंग, यस एल्डिहाइड, बीटा पोजीशन पर विड्रॉइंग कीटो, बीटा पोजीशन पर अगेन विड्रॉइंग दैट इज खुद एसिड। ये तीनों के तीनों बीटा पोजीशन पर क्या लगाए हैं मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की ईज डी कार्बोक्सिलेट होने की मैक्सिमम होती है, उसमें टॉप पे आता है कीटो, फर्स्ट पोजीशन कीटो की है, सॉरी दिस इज कीटो। क्या होगा, हीट करोगे, सिर्फ हीट करोगे, हीट करते ही अगर आप देखें डी कार्बोक्साइलेशन का मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का रिमूवल, CO2 का रिमूवल हो रहा है। तो देख रहे हैं ये वाला CO2, ये H कहां चला जाएगा, इधर क्या बना मेरे पास, बड़ा एल्डिहाइड। यहां पर बड़ा क्या मतलब एक कार्बन वैसे गया बट बन गया एसिटाल्डिहाइड। ऐसे ही यहां पर भी डी कार्बोक्सिलेट कर दो बच्चों, तो क्या मिला, R C डबल बॉन्ड O और ये H इधर आ गया CH3, व्हाट आई गेट, कीटोन। तीसरा आपके पास ये है दो एसिड्स, इसमें भी वही होगा, तीनों में एक ही काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाइए, बाकी चीजों को जोड़ दीजिए। एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड मिला, कीटोन था तो कीटोन मिला, इधर बीटा पे एसिड था तो एसिड मिला विद लॉस ऑफ 1 कार्बन। एम आई राइट, पूरा COOH ग्रुप उड़ा दिया और COOH ग्रुप उड़ाने के बाद क्या बचा, CH3। ये डीकार्बोक्सिलेशन समझ आ गया फर्स्ट कैटेगरी का। सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लाओ, उसकी बीटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, हीट करो, तय है यही होगा। नोट अल्फा पर, अब ये क्या था, ये बीटा कीटो वाली बात नहीं थी बच्चों, एक कैटेगरी क्या थी, बीटा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए बढ़िया करके डीकार्बोक्सिलेशन होगा, बीटा पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाए तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा सिंपल हीट से। फिर उसके लिए मेरे को कोलबेज वोल्बेज और बहुत कुछ लाना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल हीट, हीटिंग इफेक्ट। आई होप यू रिमेंबर टॉपिक क्या चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कौन सा हाइड्रोक्सी, अगर अल्फा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो, अल्फा मतलब पहला पड़ोसी, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हुआ अल्फा, उसके ऊपर क्या लगा है, OH। तो अगर अल्फा पे OH लगा है तो इसमें क्या होता होगा, CO2 निकलता होगा। लग तो रहा है प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन है, नॉट नेसेसरी। मैंने प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोला बच्चों, मैंने क्या बोला है, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑफ कोर्स CO2 नहीं निकल रहा है, ये चल रहे थे हीटिंग इफेक्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पिछली स्लाइड का एक एग्जांपल दे देंगे जी, बीटा पे कीटो लगा है, या कीटो सारी जनता को याद होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मेरे को सुपरफिशियली पढ़ाना होता है तो मैं एक लाइन दे के चल सकती हूँ, बीटा कीटो एसिड्स का कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होता है, और चल गए, टॉपिक खत्म। एक ऑप्शन में बीटा आया, 3 में आपको अरेंज करना है, बीटा तो आप टॉप पे लगा लोगे, लेकिन दूसरी ऑप्शन में कहीं ये आ गया तो फंसोगे, और हम कह सकते हैं कि करा तो था बट एक चीज छूट गई। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा वो समझते हैं। अगर आपने बीट अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी दिया, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा सिंपल हीटिंग से। सिंपल हीट करोगे, 2 मॉलिक्यूल्स आमने सामने, इससे इसी की आपसे स्लाइड बनवाने वाली हूं मैं अगली पूरी खुद से। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, देखो अब बनवाओ मेरे साथ, क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या आएगा O, और उसके साथ क्या CH2 और क्या C डबल बॉन्ड O, और ये O। कुछ पहचान पाओगे क्या बना है, साइक्लिक डाई एस्टर, 2 एस्टर है, चेक कर लो, RCOOR RCOOR। साइक्लिक डाई एस्टर्स को कॉमनली लेक्टाइड कहते हैं, ये नॉमेनक्लेचर सिर्फ एडवांस में देखने को मिलने वाला है आपको, लेक्टाइड। साइक्लिक डाई एस्टर किसके लिए कॉमनली क्या कहा गया है, लेक्टाइड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया मैंने, अगर बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हो तो मेरी हेडिंग क्या है, मेरी हेडिंग है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्फा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। अगर बीटा पे लगा है तो शायद आप खुद ही समझ लें, देखिए, इफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आते हो और सिंपल हीट करते हो
या तो वाटर जैसा गुड लिविंग ग्रुप पड़ोस से ही मिल रहा है, एक खुद का OH। अदरवाइज ये काम हम किससे करते थे? एसिड से। H2SO4 वगैरह की प्रेजेंस में P2O5 में यही होता था। सो OH और H निकले और यहां पे अनसैचुरेटेड एसिड मिल गया मेरे को। ये कौन सी सिचुएशन में? बीटा में। गामा में तो ये नहीं होगा, तो नोट करना, पहले याद कर लो, मैं पहले याद कराऊंगी। बीटा के बाद गामा, गामा उधर है, सॉरी। गामा मतलब अल्फा पहला पड़ोसी, बीटा दूसरा पड़ोसी, गामा तीसरा पड़ोसी। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। इस पे लगा है OH। अब मेरे बनाने के तरीके से आपको दिख रहा है क्या होगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल, उस वाले में तो क्या था, दूसरा मॉलिक्यूल सामने आया, इसमें क्या हुआ, विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हो गया। इसमें क्या होगा, होगा तो इसमें भी डिहाइड्रेशन। दिस क्या बना, साइक्लिक एस्टर, डायएस्टर नहीं, साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर्स को लेक्टोन कहते हैं, क्योंकि ये गामा वाले से जुड़ा था इसलिए गामा लेक्टोन। साइक्लिक एस्टर्स को कॉमनली लेक्टोन्स कहते हैं। तो गामा लेक्टोन इसीलिए, वेरी ऑब्वियस, क्यों गामा लेक्टोन है, क्योंकि गामा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी था उससे बना ये एस्टर, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, गामा लेक्टोन। लास्ट बचता है, लास्ट नहीं सॉरी, डेल्टा। पूरे 2 साल में अल्फा बीटा गामा करते रहे हैं हम, डेल्टा की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। आपके जेई एडवांस का सिलेबस या मेंस में टफ क्वेश्चंस के सिलेबस में अगर देखूं तो ये बनता है। डेल्टा हाइड्रोक्सी देखिए क्या है, फिर से गिनते हैं, अल्फा बीटा गामा और ये रहा डेल्टा, इस पे लगा है OH। अगेन सिर्फ नाम और वो चीजें बदल गई, हो तो वही चीज रही है बच्चों। सारे हाइड्रोक्सी में क्या हो रहा है एक एक करके फिर करेंगे बात, पहले समझ लें। इसमें क्या होगा, अगेन साइक्लिक एस्टर, तो इसको क्या बोलूंगी, लेक्टोन, बट कौन सा लेक्टोन, डेल्टा लेक्टोन। तो जरा रिवाइज करते हैं, 4 इसके अंदर केसेस पढ़े। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो बताओ किसी में भी डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, चेक कर लो एक बार, सब में डिहाइड्रेशन हुआ है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं सिंपल क्वेश्चन, कब कब कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करके डी कार्बोक्सिलेशन देता है, जब तो बीटा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। लेकिन अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, चाहे अल्फा पे, चाहे बीटा पे, चाहे गामा पे, चाहे डेल्टा पे, नहीं होगा डी कार्बोक्सिलेशन। उस वक्त हीट से क्या होगा, सिर्फ डिहाइड्रेशन। फर्स्ट केस में डिहाइड्रेशन से क्या बना, साइक्लिक डायएस्टर। सेकंड केस यानी कि बीटा में क्या हुआ, कोई साइक्लिक नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में खुद ही डिहाइड्रेशन हो गया, अनसैचुरेटेड एसिड। थर्ड केस में क्या हुआ, जो मेरे पास गामा था, गामा में साइक्लाइजेशन, चिलेशन शुरू हो गई और मुझे मिला साइक्लिक एस्टर, जिसको हम बोलते हैं लेक्टोन। गामा के बाद क्या आया बच्चों, डेल्टा। डेल्टा आया तो उसके अंदर भी वही चिलेशन, विद इन द मॉलिक्यूल H2O निकला और डेल्टा लेक्टोन। इससे भी हायर, अब मेरे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, उसके आगे का हिसाब किताब नहीं है। उससे भी आगे अगर OH, मतलब कहीं भी OH लगा हो, अब मैंने ये 400-500 यूनिट भी समझ सकते हो, 6 भी समझ सकते हो, 7 भी समझ सकते हो, बीच में आने वाले CH2, इट इज X। इसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये स्पेसिफिकली फॉर एडवांस बता रही हूं। ऐसे केसेस में क्या होगा, आप सोचो एक ऐसा मॉलिक्यूल एंड इमेजिन सेम ऐसा सामने आ जाए, तो एसिड का OH और उसका H वाटर बना के निकल जाएंगे। एस्टरिफिकेशन यही होता था, एस्टर बनता जाएगा। अगर मैंने इसके जैसा सेम मॉलिक्यूल इसके सामने रख दिया, तो सपोज ये रख दिया इसके सामने, ये सेम मॉलिक्यूल सामने रखा मैंने। जब ये दोनों मॉलिक्यूल सामने रखे, मुझे पता है ये और ये ब्रेक हो जाएंगे और ये एस्टर बन जाएगा। ऐसी 5-7 हजार 500 700 जितनी यूनिट्स जुड़ती जाएंगी, एस्टर एक 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 करके बनता जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी इसका एसिड बचा है, इसके आगे एक और यूनिट रखूंगी, उसका अल्कोहल, करते 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 मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉलीएस्टर। इट इज अ फेमस फाइबर, फेमस पॉलीमर यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ, पॉलीएस्टर। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक पॉलीमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। आप बिल्कुल फ्रेश एक स्लाइड, एक पेज अपना बनाएंगे, इतना ही कंटेंट है, उसमें एक काम करेंगे, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी की जगह हीटिंग ऑफ अमीनो, राइट, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी की जगह
हीटिंग ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो हेडिंग डालिए, फिर मैं बताती हूं करना क्या है। पहले हेडिंग डालिए, दिमाग तभी चलेगा, वरना ये मेरी मेहनत है, तुम्हारी थोड़ी है। तुम्हारी अब शुरू होगी। हीटिंग ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड की हेडिंग डालेंगे बच्चे, दिस हीटिंग ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने अमीनो को यहां येलो से किया, आई थिंक सी होना चाहिए, ए और बी में कराई आपको। सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज डिट्टो सेम, सिर्फ जहां जहां OH था वहां वहां NH2 करना है। एक केस कराती हूं, बाकी आप करेंगे। चेक, अगर अल्फा पोजीशन पर अमीनो लगा है तो चेक, अल्फा पे पिछले केस में मैंने यहां OH किया था, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल डुप्लीकेट किया स्लाइड को। इसको OH मिटा के मैंने क्या कर दिया, NH2। उस केस में मैंने क्या किया था, OH के सामने एसिड के सामने अल्कोहल, अमीनो के सामने एसिड। बस क्या बदला मैंने, जहां मैंने एसिड के सामने अल्कोहल रखा था OH, अब मैंने एसिड के सामने अमीनो रख दिया, क्योंकि जहां जहां हाइड्रोक्सी है वहां वहां मेरे को क्या करना है, अमीनो। सामने ये रख दिया, अब इसमें भी वाटर निकल सकता है, यस, निकाल दो वाटर, बीच में क्या आ जाएगा, NH। पूरा तब भी आपसे ही बनवाने की कोशिश की थी, अब भी वही करेंगे। तो C के साथ यहां क्या आ गया येलो कलर से, NH। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद मेरे से बेटर आप बता लेंगे, CH2, C डबल बॉन्ड O। अब इधर क्या करूं, फिर से इधर फिर से वाटर ही निकालना है भाई, ठीक है, दिस। तो यहां भी क्या आ जाएगा, ये O आएगा, नहीं आएगा। इस O को रब करेंगे और यहां पर क्या होगा, दिस साइक्लिक डाइअमाइड। अब ये डाइअमाइड कैसे हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड। RCO NH2 होता तो अमाइड लिंकेज थी, RCO NH, RCO NH, यस इट इज साइक्लिक डाइअमाइड। इसी तरह से रिपीट एवरी केस। अब नाम पकड़ो बच्चों, साइक्लिक डाइअमाइड तक तो मैंने दिखा दिया था, तो वहां तक तो मैं मान रही हूं कर लिया होगा। अब जरा बीटा पे आओ, बीटा पे NH2 लगा है तो यहां से क्या निकलेगा, अब मैं इसको डिहाइड्रेशन ना बोल के डीएमिनेशन बोलूंगी, बट अभी अमीन चैप्टर में टर्म आएगा तब बात करेंगे। है तो एलिमिनेशन, प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सेम। फिर आया मेरे पास बीटा के बाद गामा। गामा में भी क्या हुआ, गामा में जैसे कि पिछले केस में हमने किया था, यहां पर अगेन मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप करवाएंगे मेरे साथ, OH और यहां से H, वाटर निकला और यहां पर क्या बना, साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड को लेक्टम कहते हैं। साइक्लिक एस्टर्स को क्या कहते थे, लेक्टोन। इसको क्या कहते हैं, लेक्टम, क्योंकि गामा था इसलिए गामा लेक्टम। ये सब एडवांस के लिए चाहिए, ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा अमीनो एसिड में अगेन वही बात, जहां पर आपने पहले NH2 लगाया था वहां आप ये एक कार्बन मत गिन लेना बच्चों, इसको पता नहीं अब कॉर्नर सा तो बनेगा ही बनेगा, क्या करूं, लाइक दिस, ठीक है। अब अगेन उसमें भी वही होगा, यहां से गया OH, यहां से गया H और ये मेरे पास क्या बना, फिर से लेक्टम, बट कौन सा लेक्टम, डेल्टा। अब अगर हायर पे आती हूं मैं, हायर पे अगेन सेम थिंग, अब के नाम अमाइड होगा एस्टर के बजाय, पॉलीअमाइड। नाइलॉन्स और बहुत से ऐसे फाइबर्स हैं जिसमें पॉलीअमाइड होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी आप जानते हैं, अब एक चलता है, पॉलिथिन्स आर बैंड, उसकी जगह एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लाया गया, वो भी पॉलीअमाइड है बट काफी सिंपलर है। So, उसको नाइलॉन 6 कहते हैं, एक होता है नाइलॉन 66, एक होता है नाइलॉन 6। सो ये आपके पास पॉलीमर बन के आए। तो दोनों केसेस डुप्लीकेट थे, सिर्फ आपको टाइम बिताना था इसके अंदर ताकि ये चीज आप निकाल सकें, ठीक है। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। और चलिए अब जरा आपको याद कराते हैं, बीटा कीटो एसिड सबसे जल्दी डीकार्बोक्सिलेट होते हैं, याद रहेगा। बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में कितने भी विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हो, उसमें बीटा कीटो वाला सबसे जल्दी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट। अब
चौथी और आखिरी कैटेगरी हीटिंग ऑफ डायोइक एसिड। अभी तक मैंने क्या कराया, सबसे पहले तो मैंने सबसे पहली कैटेगरी क्या कराई थी, हीटिंग ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उनके बीटा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा। दूसरी कैटेगरी थी हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड थी हीटिंग ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथी है हीटिंग ऑफ डायोइक एसिड। अगर एक महीने बाद सिर्फ तुम मेरे को 4 हेडिंग भी बता दोगे ना तो खड़ा तो मैं कर दूंगी आगे, लेकिन एक महीने बाद अगर मैंने पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट डाई कार्बोक्सिलेशन में क्या था, बस 4 हेडिंग बता देना तो तुम्हें मतलब फिर निकालना बहुत आसान है। लेकिन जिसको 4 हेडिंग ही नहीं पता होंगी वो समझ लेना, मैं बोल नहीं पाऊंगी शर्म के मारे, बट समझ लेना हो नहीं सकता अब कुछ। तो जिसको हेडिंग भी याद नहीं रही महीने बाद, वो अपना कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ के रखे, सोच के रखे, क्या फर्क पड़ता है, चित्कारा कोई कम थोड़ी है। मैं सही कह रही हूँ, चित्कारा वाले भी तुमसे कईयों से बहुत बेटर निकल जाते हैं। फिर ये टेंशन मत लेना मेरे को पैक चाहिए था, मेरे को IIT चाहिए थी, 4 हेडिंग भी अगर याद नहीं रही तो, राइट। सो अब मेरे पास हीटिंग इफेक्ट आता है डायोइक एसिड। डायोइक एसिड में मैंने लास्ट क्लास में कुछ कोशिश की थी नाम याद कराने की, तो इसको हम OMS गैप करके याद कर लेते हैं, राइट। इट इज OMS गैप। आज P और ले आई हूं क्योंकि NCERT से थोड़ा बाहर निकले हैं ना हम, तो एक P और ले आई हूं, तो इट इज OMS गैप। कुल मिला के 6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। OM एक सा बिहेव करेगा, SG एक सा बिहेव करेगा, AP एक सा बिहेव करेगा। तो OSM और OMS और गैप। अब मेरे को ये तो बताने की जरूरत नहीं है ये क्या थे, ऑक्जेलिक, हाँ ये बताने की जरूरत है, मैंने लास्ट क्लास में मैलिक लिखवा दिया था। मैलिक एसिड अलग है, आएगा वो भी आपको किसी ना किसी डीपी में मिल जाएगा वो कॉमन नेम। इट इज मेलोनिक एसिड, देन सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, एंड अब आ गया आपके पास पिमेलिक एसिड, राइट, जिसको मैंने मेलिक किया था मेलोनिक कर दिया, अब इट इज पिमेलिक एसिड। तो कुल मिला के ये 6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। हालांकि मैं ये तरीका लाई हूं याद कराने के लिए, अदरवाइज पहले वाले का तो तुम बता ही सकते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैं करवा के आई हूं फर्स्ट स्लाइड पे, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे तो हमको पता है हीट करने से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पहली स्लाइड, लेकिन बाकियों का नहीं पता। उसमें सिर्फ ये था अल्फा पोजीशन पे पड़ोस में कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो खाली इसका तो बता लेते। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जाने के बजाय याद रखना कि मेरे को कुछ हेडिंग्स ना सोचनी पड़े, जस्ट चेक क्या हुआ है पहले 2 में, ऑक्जेलिक में, मेलोनिक में हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कोई चिलेशन का स्कोप नहीं, अंदर ही अंदर वाटर नहीं निकल रहा। भाई वाटर निकालूंगी तो कितना छोटा साइकिल बनाऊंगी वो तो मुझे पता है, होता ही नहीं है। अब आ जाती हूं मैं सक्सिनिक और ग्लूटेरिक में। इसमें क्या हो रहा है, नो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, क्या निकल रहा है बाहर, इसमें है डिहाइड्रेशन। पहले वाले में सेट में था डीकार्बोक्सिलेशन, इस सेट में क्या है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि विद इन द रिएक्शन, विद इन द रिएजेंट मेरे को यहां ये निकलता नजर आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मेरे को यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता नजर आ रहा है तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। आज पढ़ा ना, 2 एसिड सामने सामने आ जाएं, P2O5 दे दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है। यही तो हुआ, 2 एसिड सामने सामने आए, हीट से डिहाइड्रेट हुआ, व्हाट आई गेट एनहाइड्राइड। मैंने नाम नहीं लिखा नीचे एनहाइड्राइड, क्योंकि जो इतना पढ़ के आ गया क्लास में वो अपने घर जाके जब नोट्स देखेगा या खुद ही लिख देगा कि एनहाइड्राइड नाम नहीं लिखा। इसके बाद आते हैं लास्ट सेट, एडिपिक एसिड एंड पिमेलिक एसिड। दोनों के दोनों एसिड में दोनों होंगे, डिहाइड्रेशन भी डीकार्बोक्सिलेशन भी, दोनों चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। चेक, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूं। एक तो यहां से निकलेगा वाटर H2O, और वाटर निकलने के बाद यहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, H भी निकल गया, OH भी निकल गया, क्या बचा, CO, दैट इज कीटोन, और इसके साथ जाके वो जुड़ जाएगा। तो यहां मेरे को मिला साइक्लिक कीटोन। ऐसे ही
पिमेलिक एसिड में भी क्या मिला, साइक्लिक कीटोन। तो अब एक बार याद करते हैं, फर्स्ट टू ऑक्सैलिक और मेलोनिक, उसमें क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड टू सक्सिनिक ग्लूटारिक, उसमें क्या हुआ, डिहाइड्रेशन और एनहाइड्राइड बना। थर्ड सेट इज मेरे पास एडिपिक और पिमेलिक एसिड, उसमें डिहाइड्रेशन भी हुआ, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, बना तो क्या बना, साइक्लिक कीटोन। एरोमेटिक एसिड्स एक झटके में बता रही हूं, नोट करो तो ठीक, नोट नहीं करो तो ठीक, सारा रेपिटेशन है, एक लाइन नहीं नीलाई में आज। अगर आप बेंजोइक एसिड देखते हो, क्या हम सबको पता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आई नो, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा, इट विल बी डेफिशिएंट कार्बन, तो ये तो विड्रॉइंग, और इसमें तो फिर आगे मैं रेजोनेंस बना ही दूंगी, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ऑल ऑफ अस नो दिस, इट इज गोइंग टू बी मेटा डायरेक्टिंग। अब यहां मेटा डायरेक्टिंग है, तुम हेलोजिनेशन करो तो मेटा पे ब्रोमीन लगेगा, तुम नाइट्रेशन करो तो मेटा पे नाइट्रो लगेगा, तुम इसका सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन कराओ या वो लगाने की कोशिश करो तो मेटा पे लगेगा। मेरे पास और कुछ नहीं है बात करने को, वी ऑल नो। जैसे एल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग है, कीटोन मेटा डायरेक्टिंग है, वैसे ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता। तो इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन क्यों नहीं होता, बोर्ड में भी आता है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स कहीं भी टकरा सकता है। अब तक आते आते थक लेते हैं, याद करना छोड़ देते हैं, क्योंकि AlCl3 जो कि लोएस एसिड है, क्यों है लोएस एसिड, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाता है, उसका पाई बॉन्ड ले लेता है और भूल जाता है मेरा काम कुछ और था, एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड की हेट्रोलिटिक फिशन, वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए बहुत बढ़िया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस कैटेगरी में मिलते ही नहीं। क्लियर हो गया। तो मेरी वो जो पूरी समरी थी उसमें कुछ छूटा है, देखना, मेरे पास भी कुछ नहीं है, अब मेरे पास है क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अच्छा, बेंजोइक एसिड की एक मेजर प्रेपरेशन शायद आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो मैं भी याद कराती हूं। मैंने आपको क्या कहा था, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है, चाहे 17 कार्बन की चेन लगी है, चाहे 2 कार्बन की चेन लगी है, चाहे 1 कार्बन की चेन लगी है, कुछ भी लगा, अगर उसको आप एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 देते हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन और एक COOH आ जाता है, यही बात हुई थी। बट उस एल्काइल पे कम से कम एक H होना चाहिए, याद है सबको ये बात, उस पे कम से कम एक H होना चाहिए, वो तो था NCERT और क्लोज। अब जो क्वेश्चन है वो सारे JEE नीट के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, एक रिंग पर अगर NO2 ग्रुप लगा है, इट मेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ दैट रिंग डिफिकल्ट, उस रिंग की ऑक्सीडेशन करना डिफिकल्ट है। अभी तो मेरे को यही नहीं समझ आ रहा आप बात क्या कर रहे हो, कौन सा रिंग। तो अगर मैं आपको ये कहती इसका ऑक्सीडेशन करके बताइए, राइट, वही जो हमने करना है KMnO4, तो क्या होता, एक रिंग पूरी ऑक्सीडाइज करती मैं, और मैं प्रोडक्ट क्या देती, थैलिक एसिड। समझ पा रहे क्यों हुआ ये देखिए, ये पूरा का पूरा, चाहे मैं इसको करती चाहे मैं इसको करती, बात तो एक ही थी ये। अब अगर किसी को ये NCERT बेसिक पता है कि बेंजीन रिंग पे कुछ भी लगा दो, अगर उसके पास एक अल्फा H है तो ऑक्सीडेशन होके इट विल रिड्यूस टू ओनली 1 COOH ग्रुप, और वही मैंने यहां करने की कोशिश करी। कौन सा एसिड बना, थैलिक एसिड। लेकिन अब उसके आगे बात चलती है, अगर किसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये पास्ट ईयर है, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर किसी रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि NO2, इट मेक्स ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट, उस रिंग को हाथ नहीं लगा पाओगी। और अगर उस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे कि NH2, उसको आप इजी ऑक्सीडाइज करोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, 2 रिंग दे दिए मैंने A और B, ऊपर स्टेटमेंट भी बता दी, पहला कि दूसरा कौन सा बनेगा। ध्यान से, उस दिन तुम्हारे साथ सेम क्वेश्चन में सेम गलती हो सकती है जो तुम अभी करोगे।
रिंग इजी ऑक्सीडाइज होगा जिस पे डोनेटिंग लगा है या कुछ नहीं लगा। वो रिंग डिफिकल्ट टू टच है जिस पे NO2 जैसा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप लगा। ठीक है ना, तो मिसप्रिंट नहीं है ये, दोनों में बी लिखा है मैंने, रिंग नंबर बी। क्या प्रॉब्लम है? मैं तो पूछती हूँ चूज वन और वट एवर। भाई मैंने 4 ऑप्शन की जगह 2 दे दी, भाई 4 में आप फंसते तो 2 में ही होना बच्चों। ठीक है, तो फिर बोथ बोल दो ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ऑप्शन थी इसके अंदर, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी थी बोथ ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगी भाई, दोनों सेम है तो फेयर। मैंने दोनों सेम बनाई है लेकिन दिखाया तो डिफरेंट सा है ना थोड़ा सा। किसी को अगर मेरे को धोखा देना है उसके लिए तो ठीक ही है ना, अपसाइड डाउन कर दिया, बस पलट दिया बात को। यस दोनों सेम है, पर मेरा सवाल ये नहीं था मैंने दोनों सेम बनाए हैं कि नहीं, मेरा सवाल था कौन सा बनेगा, बोथ, बिकॉज बोथ आर सेम। बोथ तो क्या ही बोलूं, क्यों? अब मुझे ये पता है इस रिंग को तुम छू नहीं सकते क्योंकि इस पे NO2 है, दे दो वही KMNO4 K2Cr2O7 जो भी दे रहे हो, ऑक्सीडाइज तो यही रिंग होगा। अब ये रिंग ऑक्सीडाइज होगा तो यहां और यहां क्या लग जाएंगे, दोनों COOH COH। इसी को ऐसे पलट के लिख दिया, जब तक अंदर बी लिखा है तब तक गलती नहीं है। मैंने, और बी ना भी लिखो ही तो बी मैंने लिखा है, अगलों ने नहीं लिख के दिया था। बी मैंने लिखा है कि इसके बाद आप क्वेश्चन में घुस पाओगे, पहली बार कर रहे हैं कि आप लोग मेरे से फिर ज्यादा पूछे ना, लेकिन वहां ए बी ऐसे सजा के थाल में नहीं देंगे, बस खा लो आके बेटा, पका पकाया मिल रहा है। ये ए और बी खुद सोचना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ए और बी लिख लो, पता रहेगा कि हाँ मेरे को कौन से रिंग को जिंदा रखना है। क्लियर? अगले वाला चेक, क्या ये सही है? ए मेरी कारस्तानी है, क्वेश्चन में नहीं था। इज दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेक्ट? इतनी देर मुझे तो लगा था इसके बाद तड़ातड़ हो जाएगा मामला। सही है, क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो रिंग इज मोर प्रोन और मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडाइज, तो ये रिंग ही ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू रिंग ए। क्लियर? अब अगर कोई नहीं, ये हाँ कर सकते हैं हम, अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब ये मैं फिनोल्स में नहीं करा सकती थी आपको, हालांकि आप अभी भी कर लोगे, दिक्कत होगी नहीं। तब मैं एक बात बता के आई थी आपको, अगर रिंग पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों ग्रुप्स मौजूद है, किसकी चलती है? एक्टिवेटिंग की। तो कुछ हद तक आपको चीजें आती हैं, बट अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है COOH के साथ, तो कुछ रिएक्शंस में जो मैं यहां दे रही हूं उसमें ये खुद पूरा रिप्लेस होने को तैयार रहता है, खुद पूरा रिप्लेस होने को तैयार रहता है। मैंने सिंपल ब्रोमीन वाटर दिया, रिमेंबर ब्रोमीन वाटर में फिनोल में क्या होता था, तीनों लोकेशन पे लग जाता था BR यहां भी होगा। तब मैं नहीं करा पाई थी, करा ही नहीं सकती थी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही मैं लेती हूँ इसको एकदम एंड में, कि आप पहले वो तो समझ लो कि कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे तो मोनो डेरिवेटिव बनेगा, वाटर लेंगे तो ट्राई डेरिवेटिव बनेगा। अब अगली स्टेज आ गई, वाटर लेंगे, OH इतना एक्टिवेटिंग है, COOH को भी रिमूव करेगा, इसकी इतनी ज्यादा चल गई। सिमिलरली फॉर नाइट्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड, राइट? ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा मेरे ख्याल। ये NaHCO3 के साथ ब्रिस्क इफेंसेस दे देगा, हाईली एसिडिक। सो ऐसे ये 2 क्वेश्चन कुछ नया आया मेरे पास, इसीलिए मैंने ले लिया आपके साथ। क्लियर है सबको? आगे चलो, एक आधा क्वेश्चन और पूछो। अगर आप एरोमेटिक एसिड प्रिपेयर करने चलते हो तो क्या यही बता रही हूं इतनी देर से, इसी के क्वेश्चंस थे, इसमें यही बनेगा? यस, कुछ भी लगा है, ब्रांचिंग है, कुछ भी है, आपने जब ये KMNO4H+ या K2Cr2O7 या OH- जो भी दिया, उससे क्या बनने वाला है? वो कुक बनता है। होप आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है और सेकंड स्टेप क्या होता है, वो मैं अब निकाल के चल रही हूं। सिमिलरली इसमें दोनों में से कोई भी रिंग ऑक्सीडाइज कर दो, एक ही बात है, बनना तो क्या है? थैलिक एसिड। इसका बताओ, थैलिक एसिड जो ऊपर बन रखा है वही बनेगा, तो इसमें भी थैलिक एसिड ही बनेगा। तो ऑक्सीडेशन की आदत पड़ी थोड़ी सी, इसके क्वेश्चंस नहीं करवा पाई थी, इसीलिए आज को यूटिलाइज किया। वैसे DPP में काफी दे रखे हैं।
आ जाओ जी लैब टेस्ट पे। लैब टेस्ट मैं करा चुकी हूं बट मैं समराइज करा रही हूं। लैब टेस्ट मैंने बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही टेस्ट है मेरे पास सबसे बढ़िया, वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट दीजिए, ब्रिस्क इफेंसिस आए, पक्का एसिड है। ठीक है, अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे ही जो लैब टेस्ट में आ जाती है, जो मेरी लैब केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आएंगी, उसको कवर करने के लिए। लैक्टिक एसिड, अब देख लो क्या होता है लैक्टिक एसिड, एक बार पहले भी बता चुकी हूं ऑल दो, बट अगेन लैक्टिक एसिड दिख रहा है सबको। यहां पर आयोडोफोम टेस्ट की कंडीशंस मीट कर रही हैं CH3CO बिकॉज ऑफ दैट OH। तो कहीं ये मत सोच लेना मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का आयोडोफोम टेस्ट बता रही हूं पॉजिटिव, नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से वाला, लैक्टिक एसिड, जिसकी अल्फा पोजीशन पर OH था, एंड ओनली अगर यहां CH3 था, यहां और लंबी चेन होती, आयोडोफॉर्म नहीं देना था। तो अब जो वो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसको हम सिंपल कैटेगरी में गिनते हैं नीट में और जेई में, इनमें से कौन कौन सा आयोडोफॉर्म दे सकता है, उसमें ये पकड़ा जाएगा। गलती की वजह ऐसी ही कोई एक स्पेशल कंडीशन रही होगी, हम देख लेंगे एसिड तो आयोडोफॉर्म देता ही नहीं है, ये भूल जाएंगे। उसमें लैक्टिक एसिड अगर दे रखा है तो उसके पास है ना CH3CO, वो देगा। लेकिन यहां और ब्रांचिंग होगी तो नहीं मिलेगा आयोडोफोम। आयोडोफोम की मिनिमम कंडीशन CH3CO मिलना चाहिए, तो ये पॉजिटिव आयोडोफोम टेस्ट देगा। अच्छा, फॉर्मिक एसिड को लेके एक थोड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल था, शायद मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स में फैलेंस टोलेंस के वक्त जिक्र किया हो, नहीं भी जिक्र किया तो आज आप वहां ऐड करेंगे क्योंकि अब चैप्टर पूरा हो गया है। फॉर्मिक एसिड बिहेव करता है एल्डिहाइड्स की तरह, एंड कीटोन गलती से लिख दिया बच्चों, चैप्टर का नाम है ना इसीलिए। इट बिहेव्स एज एल्डिहाइड, दैट इज व्हाई टोलेंस और फैलिंग फॉर्मिक एसिड देगा। तो आयोडोफोम कौन सा एसिड दे रहा था, लैक्टिक, और फैलिंग्स और टोलेंस कौन सा एसिड दे रहा है, फॉर्मिक एसिड। ये एल्डिहाइड की तरह बिहेव कर जाता है। बाकी सारे एसिड NaHCO3 से ब्रिस्क इफेंसिस देंगे। ये चीज एक बार दोबारा आएगी जब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर लेंगे जो सिर्फ कंपटीशन का है, तो उसमें सिर्फ स्लाइड दिखा के डन 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 चलाऊंगी, पूरी ऑर्गेनिक के टेस्ट एक साथ दोबारा लाऊंगी, उसकी DPP अलग होगी जिसमें सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट फिर से आएंगे, चाहे वो आयोडोफोम हो, चाहे DNP है, चाहे ब्रेडीज टेस्ट है, चाहे बेयर्स रिएजेंट है। वंस अगेन ऑल दीज टेस्ट विल कम इन योर वे, तो उसमें फिर एक बार हम देखेंगे, बट ना देखना पड़े तो फायदा होगा। All acid derivatives also give NaHCO3, क्योंकि एक्वस डालते ही, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालते ही, वाटर ने तो वैसे पेरेंट एसिड को जिंदा कर ही देना है, देख लिया आपने, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो। तो जब पेरेंट एसिड आ ही गया सॉल्यूशन में, तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके ब्रिस्क इफेंसिस जरूर देगा। क्लियर? एक ये टेस्ट और फॉर्मिक एसिड का, ये उस चैप्टर के लिए है, तो चैप्टर तो कुछ ही हो, अब कंपटीशन में तो चैप्टर क्लेम नहीं कर पाती मैं, कि अगर आप इस एसिड को, कौन सा एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड को सिल्वर के किसी हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कराते हो तो व्हाइट कलर का PPT मिलता है। सिल्वर बोल दिया, सॉरी मर्करी, माय बैड। ये टेस्ट कभी कहीं और टकराया है HG वाला कोई? मैंने एल्डिहाइड कीटोन में तो नहीं मेंशन किया ये टेस्ट, ओके चलिए ठीक है, कई बार पढ़ा भी देते हैं उसमें, फॉर्मिक एसिड वहां लेते हैं, याद रहेगा ये मरकरी वाला HgCl2, मैंने गलती से सिल्वर बोल दिया, इट इज HgCl2। तो कितने टेस्ट थे लिस्ट कराइए, एक तो आयोडोफोम के बारे में बात हुई, टोलेंस फेलिंग भी आ गया, NaHCO3 भी आ गया, और लास्ट में कोई नाम नहीं है इसका बट ये टेस्ट भी आ गया, राइट, मरकरी का क्लोराइड। उसके साथ सिर्फ फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करके क्या दे रहा है, आपके सामने है व्हाइट PPT। यहां लैब टेस्ट खत्म। अब अगर मैं अपनी क्लास को बोलूं एस्टर, देखो किसी का दिमाग चला तो कोई तो चला लेगा शायद। मैं आपको दे रही हूं एक एस्टर, इसको तुमने एसिड से डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? टोलेंस कैसे? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो इसको मैं करूंगी हाइड्रोलाइज, डायरेक्ट नहीं होगा, इसका इनडायरेक्ट होगा। सबसे पहले मैं इस एस्टर को क्या करूंगी, पहले मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेती हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट किए बिना आंसर आ गया। पहले तो छोड़ो इसने क्या बताया, हमने सुना नहीं, हमें पता नहीं,
इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे लैब में? इसको NaHCO3 दोगे, ब्रिस्क इफेंसेस, इसको NaHCO3 दोगे, ये भी ब्रिस्क इफेंसेस देगा क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है। ये तो जैसे ही तुमने NaHCO3 की सॉल्यूशन डाली, ये वाला बॉन्ड हमें पता है टूटेगा, पेरेंट एसिड अलग और एल्कोहल अलग, वो एसिड कंबाइन करके ये भी ब्रिस्क इफेंस देगा। तो फेल हो गया वो टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब इसको किया मैंने हाइड्रोलाइज करते ही इससे क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH और दूसरी साइड क्या मिलेगा? CH3 CH2 OH। अब इसमें आयोडोफॉर्म की कंडीशन मीट हो रही है, चेक कर लो। अब मैं इसको दूंगी आयोडोफॉर्म के लिए NaOI, यस आई विल गेट येलो PPT। इनडायरेक्ट जाना पड़ा, ये मैं बोर्ड्स में नहीं एक्सपेक्ट करती। एसिड नहीं देता आयोडोफॉर्म, समस्या ये है, वरना तो बात ही खत्म थी। एसिड नहीं देता आयोडोफॉर्म कभी भी, क्योंकि हमने तब भी देखा था बच्चों, क्यों नहीं देता? अगर दोबारा भी डाउट आए, भाई यहां तो इनका चल ही कुछ और रहा है, कहां से दे देगा आयोडोफॉर्म? इसका डबल बॉन्ड पड़ा ही नहीं यार, ये ओ बहुत अलग तरह से उस एसिड फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया। सो क्लियर सबको? यही करा दिया तुमको दोबारा लिख के। ऑर्थो इफेक्ट में एक चीज मैंने लास्ट क्लास में छोड़ी थी, इफ यू रिमेंबर, एक्सेप्ट फॉर NH2 वाली बात। ऑर्थो इफेक्ट क्या था? रिवाइज कराओ मुझको, क्या था सात्विक? ऑर्थो इफेक्ट क्या था? NH2 को छोड़ के कोई भी और ग्रुप लग जाए। यस, बिल्कुल सही। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो लोकेशन पे कोई भी ग्रुप लगा है, इट विल क्रिएट एन इफेक्ट कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, जिसको हम कहीं हद तक ये मान लेते हैं कि शायद स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव इज रेडी टू लूज। वो एसिड रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, वो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, उसका H+ जल्दी निकलता है, फिर चाहे +R वाला ग्रुप था, -R वाला था, +I वाला था या -I वाला था या हाइपोकॉन्जुगेशन वाला था, फिर मेरे को ग्रुप का नेचर नहीं देखना। तो उसमें मैंने एक्सेप्ट NH2 लिखा था, जो मैंने कहा था मैं बाद में लूंगी, सेम डे नहीं लूंगी, तो वो बाद में आज आ गया। एक्सेप्ट NH2, क्या भाई NH2 में ऐसा क्या होता है? आज आपने कुछ हद तक वो चीजें देखी हैं, इसीलिए टुडे आई कैन सिंपली सजेस्ट, क्योंकि आज आपने अमाइड बनाया है, आज आपने अमोनियम सॉल्ट बनाया, तो एक आइडिया लग गया होगा। NH2 और एसिड, दिस इज एसिड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज बेस फंक्शनल ग्रुप। जब भी एसिड और बेस सामने आएंगे, तय है सॉल्ट बनेगा, एक कैटायन एक एनायन। ये एक प्रोटॉन डोनर है और ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ऐसा हो ही नहीं सकता एसिड और अमोनिया आजू बाजू हो और इनमें प्रोटॉन एक्सचेंज ना हो। इंट्रामोलिकुलर हमेशा प्रेफर्ड होता है बच्चों। तो यहां से H इसके पास चला गया, ये क्या बन गया? पहली बार आप देखते हैं एक डाई एनायन, और भी देखा था हमने, कहां आया था डाई एनायन? तब भी मैंने कहा था पहली बार डाई एनायन देख रहे हो, कैनिजारो में हाइड्राइड शिफ्ट के दौरान आई थी बात कि डाई एनायन बनता है मैकेनिज्म में, बट कोई बात नहीं। अब पहली बार आप देख रहे हो डाईपोलर आयन। अब तक या तो हमने कैटायन पढ़े, एक स्पीशीज कैटायन एक स्पीशीज एनायन कॉमनली, पहली बार देख रहे हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैटायन भी आ रहा है और एनायन भी आ रहा है। मतलब कभी देखा है एक ही स्पीशीज जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है? ऐसी स्पीशीज डाईपोलर आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन अमीन्स में बहुत आना है, अगला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में बहुत आना है, लास्ट चैप्टर ज्विटर आयन खूब आएगा। तो ज्विटर आयन का आज के बाद मतलब क्या है? एक ही मॉलिक्यूल में कैटायनिक एंड भी हो, एनायनिक एंड भी हो, दैट इज ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन अगर बन गया, ये तो आपस में ही लगे रहेंगे H+ लेने देने में, बाहर वाले को तो नहीं देंगे, तो काहे का एसिडिक, ये भी कह सकते हो। एनीवेज, ऑर्थो इफेक्ट NH2 में इसीलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से H+ निकल के बाहर नहीं जा रहा है। ऑर्थो इफेक्ट क्या था? ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी आ जाए, शायद क्राउडिंग इतनी हो गई, H+ विल बी रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन पे लगने वाला क्राउडिंग इफेक्ट, जो H+ को बाहर धक्का दे देता है। यहाँ H+ को बाहर धक्का नहीं दिया जा रहा, यहाँ तो ज्विटर आयन में इन्वॉल्व कर लिया उसको, विच इज अ वेरी स्टेबल थिंग, वेरी वेरी पॉसिबल थिंग, नॉट स्टेबल बट वेरी मच पॉसिबल थिंग। सो इस वजह से ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ एक जगह नहीं लगा, दैट इज
NH2 तब मिलता है जब मेरे को NH2 ग्रुप ना दिखे बस ऑर्थो पे। अगर ऑर्थो पे NH2 ग्रुप है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से H+ का बाहर जाना तब एप्लीकेबल है। यानी कि ऑर्थो पे अगर NH2 आ गया तो ऑर्थो इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नाम मात्र रह जाएगा। आगे बढ़ूं, इसका एक केस लूं। इसका एक केस जो मेरे को लेना बनता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, समझिएगा मेरे साथ। NH2 का मेटा पोजीशन पर इफेक्ट सिर्फ इंडक्टिव रहेगा, +R तो हो नहीं सकता, तो ये खींच तो रहा है चाहे थोड़ा सा, एसिडिक बना रहा है, बेंजोइक से भी ज्यादा। इसमें ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अच्छा, इफेक्ट कौन सा है? +R का मतलब क्या होता है? दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वीक कर रहा है एसिड को। इसी तरह से यहां पर भी +R वीक कर रहा है एसिड को। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? मेटा। अगर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होता तो सबसे स्ट्रॉन्ग में किसको रखती? ऑर्थो वाले को रखती। अमीन्स में ऐसा नहीं, मतलब NH2 ग्रुप के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट इज रिड्यूस्ड हेयर। थोड़ा सा रह गया तो सवाल आता है इन दोनों में कौन सा भाई? इन दोनों में ऑर्थो इफेक्ट इज रिड्यूस्ड, नॉट जीरो, बहुत थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग का असर रहेगा। तो ये जल्दी H+ रिलीज करेगा, ये धीरे करेगा, इसीलिए द ऑर्डर इज दिस। एब्जॉर्ब्ड, क्लियर है? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता तो मैंने रूटीन से चली, और इन दोनों के अंदर सिंपल ऑर्थो इफेक्ट बहुत रिड्यूस हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, नाम मात्र तो था, इसीलिए इसको आगे कर दिया मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ। डन जी। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ये मेरे को पता होता कि मेरे से गलती होती है, आपको भी पता होता है आपसे क्या गलती होती है, मेरे को भी पता होता है हर साल मेरे से चुन चुन के 3-4 जगहों पे गलती होनी है, डेडलॉक बने हुए हैं मेरे, तो मैं जरूर उसके आगे अपने लिए लिख लेती। अगर मैंने अपने नोट्स में लिख लिया ये मेरा डेडलॉक है, मीन्स ये वो जगह है जहां मुझसे गलती होती है, तो कोई तरीका मेरे रिवीजन में मुझे हाईलाइट करने के लिए चाहिए। तो आई एम टेलिंग यू हाउ यू शुड लेबल योर मिस्टेक्स। मैंने डेडलॉक लिखा है क्योंकि वो मेरी अपनी वोकेब है, मेरा अपना तरीका है, लेकिन आपको पता है आप किस जगह हर बार प्रॉब्लम में आते हो, प्लीज अब उसको भी हाईलाइट करना शुरू करना। तो अब यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सिंपल ऑर्थो इफेक्ट से जवाब दीजिए, क्योंकि इस केस के अंदर पैरा पे ऑर्थो पे कौन लगा है? नाइट्रो। तो यहां कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर गया? ऑर्थो इफेक्ट। सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया। दिस वॉज माई मिस्टेक इन लास्ट क्लास, सो आई एम करेक्टिंग इट। अंडरस्टूड? मैंने बाई चांस फिनोल समझ के ले चल पड़ी इसको, था बेंजोइक एसिड। आ जाएगा सबके पास ये? क्लियर? तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के केसेस भी हो गए। अब ये बचकाने से कन्वर्जन है एनसीईआरटी के, मैं नहीं करा रही। जब मैंने इतना अच्छा डिटेल करा लिया, कन्वर्जन्स आप खुद कर लेंगे।